नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कई जगहों पर देखने को मिली ईवीएम की खराबी। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री मोदी का कम्युनिस्ट पार्टी ने किया बंद का ऐलान। पीएम मोदी पहुंचे तेलंगाना। पहले तो तेलंगाना सीएम रिसीव करने नहीं गए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी की अगुवानी पे बंद का ऐलान। बाय बाय मोदी, गो बैक मोदी के लगाए नारे। चौथी बड़ी अपडेट, संसद के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे राहुल गांधी, जारी रखेंगे भारत जोड़ो यात्रा। कहा भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई काम नहीं। वहीं बिना सबूत बोलता नहीं, सीता मैया पर टिप्पणी के बाद विकास दिव्यकीर्ति ने दिखाए दस्तावेज, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, घोषणा पत्र जारी। कहा सरकार बनते ही तत्काल वापस जेल ठूंस देंगे उस विल्किस बानो गैंग रेप के दोषियों को। कन्हैया कुमार ने भी कर दिया है कुछ एक बड़े ऐलान। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली दोस्तों, जहां सब कुछ खबर एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल बनने जा रही है मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को चुनाव हुए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम तक लगभग 62% के करीब मतदान हुआ है और मतदान अब संपन्न हो चुका है। आपको बता दें, 68 विधानसभा सीटों पर यह मतदान संपन्न हुआ है, जहां सबसे बड़ी बात यह रही 68% जो कि अब 68 सीटों पर नतीजे आएंगे। वहीं आपको बता दें, अब पूरे मामले में 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कई जगहों पर जो है वो ईवीएम की खराबी की खबर निकल के हालांकि बाद में चलाया गया, लेकिन चुनाव आयोग भी काफी सक्रिय नजर आया। कांग्रेस पार्टी ने भी मतदान संपन्न होने पर जो है उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो स्पष्ट रुझान कहा कि सब ठीक ठाक है। तो अब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने नहीं गए तेलंगाना सीएम। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया बंद का ऐलान। मोदी का तेलंगाना में भयंकर विरोध। मोदी तेलंगाना पहुंचे, जहां बीजेपी और बीआरएस के बीच बयानबाजी जारी है। दरअसल किसी भी राज्य में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस राज्य का सीएम पीएम को लेने पहुंचता है, लेकिन तेलंगाना सीएम केसीआर ने जाने से मना कर दिया। मिनिस्टर इन वेटिंग तलासनी श्रीनिवास यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कम्युनिस्ट पार्टी ने बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर ये सारी चीजें हैं, मोदी जी बाय बाय। आपने 50 दिन मांगे थे, आज 2195 दिन हो गए और आप किसी चौराहे पर आएंगे, जरा हमें बता दीजिए। तो नोटबंदी को लेकर ये विरोध जो है वहां की पार्टियों ने जताया है। तेलंगाना ने मोदी पहुंचने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने बंद का भी ऐलान किया। एक और अपडेट, संसद की शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे राहुल गांधी, जारी रखेंगे भारत जोड़ो यात्रा। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान भाग लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए जो है वो अंत महीने में, इसी दिसंबर के अंत महीने में चलने वाला है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 29 दिसंबर के बीच सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है और तारीखों के संबंध में अंतिम फैसला संसदीय कमेटी लेगी। एक और अपडेट, बिना सबूत नहीं बोलता, सीता मैया पर टिप्पणी के बाद विकास ने दिखाए दस्तावेज। दरअसल दिल्ली में मौजूदा दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक और डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें उन्होंने सीता माता की तुलना कुत्ते के चाटे हुए घी से कर दी थी। वीडियो में वह रामायण का जिक्र करते हुए बातें कही थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने निशाने पे ले लिया था, लेकिन अब उन्होंने इस चीज का एक तरीके से खुलासा कर दिया और इसकी रियलिटी बता दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए उन्होंने साफ साफ तरीके से लिखा कि अब जो है ये पूरी तरीके से झूठा था। उन्होंने एक पूरा वीडियो शेयर किया है। पूरा वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि राम ने जो कहा वो बोलते हुए कहते हैं कि मेरी जुबान कट कर गिर जाएगी, लेकिन मुझे कहना है, क्योंकि वो जो है मैं नहीं बल्कि वो आगे रचयिता का नाम बताते हैं।
और कहते हैं कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में उन हिस्सों को छोड़ दिया और प्रगतिशील साबित हुए हैं। और उन्होंने कहा कि फिलहाल उन हिस्सों को जिन हिस्सों को लेकर ये सारी चीज़ें हुई थी वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ये चीज़ें तुलसीदास ने लिखी थी। और तुलसीदास रचयिता ने जो मेन एक्टर था उनके बारे में तो लिख दिया, लेकिन अब वो भाग खड़े हैं, असल में ऐसा कुछ था नहीं। तो वो बाद में वो वीडियो भी जारी दिखाते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली की क्रीम नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में दिया कन्हैया कुमार का बयान वायरल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का हिंदुत्व को लेकर दिया गया बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई फेयर लवली क्रीम नहीं है, सर्दी आएगी तो होठ पे अलग लगाएंगे और पैर में अलग। कन्हैया ने कहा हिंदुत्व एक विचारधारा है, ये राजनीतिक विचारधारा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने बयान दिया। मालूम हो कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार साथ चल रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है मोदी सरकार पर हमला बोलने के दौरान कही और कहा है कि उनको जो है वो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, मधुसूदन मिस्त्री को बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं बन सकते हैं सरदार पटेल, चुनाव में औकात दिखा दी जाएगी। कहा सरकार सत्ता बनते ही सबसे पहला कार्य करेंगे हम बिल्किस दोषियों को। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इनमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफ़ी और हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे कर दिए हैं, लेकिन इससे वादों में और ज़्यादा विवादों में छाया नजर आ रहा है। पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर जेल भेजने की बात कही गई है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनको औकात दिखा दी जाएगी और बिल्किस गैंगरेप केस के दोषियों को रिहाई रद्द कर उनको तत्काल जेल में भेजा जाएगा। 10 लाख नौकरियां, कर्ज माफ़ी और फ्री बिजली। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सरकारी भर्ती, भ्रष्टाचार और बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा भी किया। साथ ही बेरोजगारों को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ़ी करने के, हर घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के जैसे वादे भी शामिल हैं। आपको बता दें, ये विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 बड़े वादे दिखाएं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग पकड़ी रफ्तार। जहां 3 बजे तक खबर निकल के आई कि 45% करीब वोटिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पे खराबी भी निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है हिमाचल प्रदेश की। आज सभी 68 विधानसभा सीटों पे 12 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो, शाम 5 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इस बार प्रदेश में 55 लाख मतदाता चुनाव रण में उतरे और 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। इनमें 24 महिलाएं भी शामिल हैं। हिमाचल की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं में लगभग 67,000 सेवा मतदाता, 22 प्रवासी भारतीय मतदाता तथा 55 लाख आम मतदाता हैं। राज्य में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। हालांकि सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, कई जगहों पे जो है वो ईवीएम खराबी की भी खबरें निकल के आई है। कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कैसे कई जगहों पे वोट न देने की खबरें निकल के आई। तो इस तरीके की खबरें जो हैं वो निकल के आती रही है। छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली है। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के दौरान मजबूत सरकार चुनने की बात कही। राहुल गांधी ने भी सुबह सुबह ट्विटर के जरिए कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वोट करें और ख़ास करके सरकार और सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कही। कांग्रेस ने कहा इस बार भी वो पूरी तरीके से रिवाज जो है वो नहीं टूटेगा और सरकार ज़रूर बदलेगी। यानी रिवाज जो है नहीं टूटेगा और सरकार जो है वो बदलेगी। इस तरीके से उन्होंने बड़ा वादा किया। हम चलते हैं एक और अपडेट। गुजरात चुनाव मुस्लिम वोट हासिल करने की होड़, कांग्रेस पहली बार आई मुश्किल में। दरअसल गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव मुस्लिम वोट हासिल करने की ओर तेज होती दिख रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के पास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में वोट देने के लिए ऐक्य धर्मनिरपेक्ष दलों का विकल्प मौजूद है। पहले एक चुनाव में कांग्रेस को गुजरात में मुस्लिम वोटों के लिए इकलौता प्रमुख दावेदार माना जाता था।
लेकिन इस बार मुख्य विपक्षी दल अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने के लिए छोटे छोटे दलों के कई मुकाबले का सामना कर रहा है। कांग्रेस के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आप और कुछ अन्य दलों की चुनौती है। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 मुस्लिम विधायक जीते थे और तीनों कांग्रेस के थे। हालांकि 2012 विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये संख्या बेहतर थी। अब महज 2 मुस्लिम विधायक जीते थे। राज्य की कुल 6.5 करोड़ की आबादी वालों में मुस्लिमों की संख्या तकरीबन 11% है और करीब 25% विधानसभा क्षेत्रों में उनकी तादाद भी पकड़ में है। एक और अपडेट निकल के, अदालतों में क्यों अटके हुए हैं इतने मुकदमे, सीजीआई ने बताई वजह, चुनौतियों को भी स्वीकारा, कहा तेजी के साथ करेंगे फैसले। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 में देश की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के सामने खड़े मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबित मुकदमों की संख्या है। सीजीआई ने कहा, बीते 70 सालों में हमने असमंजस की संस्कृति पैदा कर दी, साथ ही विश्वास न करने का कल्चर भी चल पड़ा, जिससे हमारे अधिकारी फैसले नहीं ले पाते हैं। यही वजह है कि अदालतों में बहुत से मामले लंबित पड़े हैं। चीफ जस्टिस ने ये बात ऐसे समय में कही है जब शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्तियों में देरी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि उसने पहले स्पष्ट किया गया था कि बाद सरकार ने अपनी आपत्ति जता दी और कोलेजियम ने उन्हें अगर दोबारा भेज दिया तो उसके बाद नियुक्ति ही होनी है। जस्टिस संजय किशल कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा है कि नामों की बेवजह लंबित करना अस्वीकार्य नहीं है। एक और अपडेट निकल के, मोदी की अववानी करने नहीं जाएंगे केसीआर, भाजपा बोली पीएम से जलते हैं तेलंगाना सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दक्षिण राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। शुक्रवार को विशाखापट्टनम पहुंचे मोदी हवाई अड्डे से मारुति जंक्शन गए, जहां भाजपा की प्रदेश इकाई की ओर से आयोजित रोड शो में शामिल हुए। पीएम रात में INS बेला नोबल स्वीट में ही ठहरे। पीएम मोदी दोपहर 12:05 विशाखापट्टनम से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। आपको बता दें यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने नहीं गए। सीएम की जगह मिनिस्टर इन वेटिंग श्रीनिवास यादव मौजूद रहे। इससे पहले ही पीएम मोदी की तेलंगाना पहुँचने पर अगवानी के लिए श्रीनिवास ही गए, केसीआर नहीं गए। तो ये एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। एक और अपडेट निकल के आई है, IAS दिव्यकीर्ति का आ गया पूरा वीडियो, कैसे छेड़खान करके IAS के खिलाफ की गई थी बात। देश के लोकप्रिय टीचर्स में गिने जाने वाले डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि IAS पे बैन लगाने की मांग अंडभक्त करने लगे। आरोप बताया कि विकास दिव्यकीर्ति ने अपनी क्लास में माता सीता का अपमान किया। दरअसल RSS नेता साध्वी प्राची ने बैन दृष्टि IAS हैशटैग के साथ विकास दिव्यकीर्ति का वीडियो शेयर किया। कहा गया कि इसमें दिव्यकीर्ति ने जो बातें कहीं वो हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली रहीं। साध्वी प्राची की ओर से शेयर की गई वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति को संस्कृत के एक लेखक को कोट करते हुए सुन सकते हैं। हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध में मैंने तुम्हारे लिए लड़ा तो गलतफहमी है। असल में पूरा का पूरा वीडियो एडिटेड था। वो वीडियो आगे और उसमें उन्होंने कहा था, वो जो बातें उन्होंने बताई कि राम ने सीता के लिए जो कुछ कहा वो असल में रचयिता तुलसीदास ने जो है वो बाकायदा कहा था। लेकिन वो जो है बाकायदा कहा था, उसके आगे उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बल्कि रचयिता ने ये उनके बारे में लिखा है, जबकि ऐसा भगवान राम ने कभी कहा ही नहीं है। बाद में उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अंधभक्त छोटे से वीडियो को चला करके पूरा जो है वो चीज़ें वो उनकी छवि को ख़राब करते हैं। तुलसीदास ने इस मामले में उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने इस पूरे मामले को जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लिखा था, यानी उस चीज़ को तुलसीदास ने कहा था जो चीज़ें कहा जा रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है। एक और अपडेट, छठवें दिन भी शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। महाराष्ट्र में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे पदयात्री। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रामचरित शनिवार को फिर से शुरू हो गई। 66वें दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंगोली के सिवेला गांव में यात्रा शुरू हुई। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया है कि आज की यात्रा आरती गांव, पराडी, बो मोड़ बस स्टैंड और कलामुनी जिले परिषद हाई स्कूल मैदान से होकर गुजरी। रात को कलामनुरी के शंकरराव शाश्वत आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज मैदान तक पदयात्री रात्रि विश्राम करें। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बाहर देखकर दंगाइयों की बेटी बच्चों को दे रही है टिकट। कांग्रेस ने फिर से बोल दिया है बड़ा हमला, आज भी हमलावर रही है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहमदा की
नरोदा सीट से इस बार 2002 के गोधराबाद नरोदा पटियाला नरसंहार के मामले में दोषी की बेटी पायल कुकरानी को चुनावी मैदान में उतार दिया। 30 वर्षीय पायल कुकरानी के पिता मनोज कुकरानी नरोदा पार्टी दंगों के 16 दोषियों में से एक हैं, जिनमें 97 मुस्लिम मारे गए थे। इस बार सत्तारूढ़ दल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। सबसे कम उम्र के उम्मीदवारों में से पायल एक हैं और वो एनेथिस्टिक हैं। आपको बता दें, गुजरात हाईकोर्ट ने 2018 में नरोदा पटियाला दंगों में मनोज कुलकर्णी और 15 अन्य को दोषी सिद्ध को बरकरार रखा था। आजीवन कारावास की सजा पाए कुकरानी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और उनकी बेटी को टिकट दिया जा रहा है और यही कारण है कि जो है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां गुजरात में एक साथ आज 150 स्थानों पर छापेमारी, राज्य एटीएस और जीएसटी का जॉइंट ऑपरेशन। दरअसल आपको बता दें, गुजरात एटीएस ने जीएसटी विभाग के साथ जॉइंट ऑपरेशन में सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर जैसे जिलों में 150 स्थानों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया है कि इस जॉइंट ऑपरेशन में टैक्स चोरी और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से पैसे के लेन देन की जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस द्वारा शुक्रवार को गुजरात जीएसटी के एक साथ संयुक्त अभियान पैसे के लेन देन की जांच के सिलसिले में छापे मारे गए। इसके साथ ही इतनी बड़ी तादाद में छापेमारी से राज्य भर में हड़कंप मचा रहा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ी सियासी ताप, दो राज्यों में कैसे जूझेगी आप। गुजरात विधानसभा चुनाव और एमसीडी दोनों ही कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और अब कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम के चलते आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तैयारियां पे असर हो सकता है, जबकि इस बात से इनकार कर रही है। एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और मतगणना 7 दिसंबर को होगी, जबकि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोट गिने जाएंगे। और अब पूरी स्थिति को विस्तार से गुजरात में खास करके आम आदमी पार्टी और एमसीडी चुनाव में भी लड़ रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, बुलडोजर वाले गाने पे विवाद जमकर चले, ईंट और पत्थर मारपीट हो गया। दरअसल आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बहुभोज कार्यक्रम में डीजे पर बुलडोज़र वाला गाना एक परिवार बजा रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष आकर मारपीट करने लगा और कहा कि बाबा बुलडोज़र का गाना बंद करो वरना दौड़ाकर मार देंगे। और बाबा बुलडोज़र का गाना एक पक्ष नहीं बंद किया तो दूसरे पक्ष ने दौड़ाकर मार भी दिया। मिली जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर निवासी अंबिका यादव के घर शनिवार को बहुभोज कार्यक्रम में डीजे पर गाना बज रहा था। बुलडोज़र वाला गाना गाने को लेकर विवाद हो गया। ईंट पत्थर चलने से 2 सगे भाइयों का सर फट गया। पुलिस ने 3 को हिरासत में ले लिया। सोमवार को अंबिका यादव ने 5 के विरुद्ध लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि घटना की रात डीजे पर बुलडोज़र वाला गाना बज रहा था। गाने पर एतराज़ होने पर बालेश्वर यादव अपने भाई व 2 भांजे के साथ डंडा, ईंट पत्थर लेकर गाली गुप्ता करने लगे और चढ़ गए और फिर जमकर उन्होंने मारपीट की। बच्चों को भी मारा और जो गाना गा रहे थे उनको मारा, डीजे वाले को मारा, सबको पीट के रख दिया। अब पुलिस को तहरीर दी गई है, जिस पूरे मामले में बालेश्वर यादव, बालकेश यादव, राहुल यादव, सूरज यादव, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ईडी के खौफ से क्या बीमार है मुख्तार अंसारी के करीबी, CAA के बाद मामा साला और दोनों हॉस्पिटल भर्ती। मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूरा परिवार को दस्त होने लगा है, पूरा परिवार बीमार हो गया है और हालत उनकी ख़राब हो चुकी है। ऐसे में हालत सुधारने के लिए जो है वो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये एकदम ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, जब सब ठीक है तो हम क्या करें। लेकिन मामला यही है